हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के यूनिट 1, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5 डीयू सोल का सिलेबस कवर कर रही हूं और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाई है, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। ये 4th यानी कि लास्ट सब्जेक्ट है हमारा, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन जो भी हमें सिलेबस में गिवन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होगी, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट 1 में हमारा सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 है, जिसको हम कवर करेंगे। आगे यूनिट 2 जब आएगी तो उसमें 3 से 4 चैप्टर्स मिलेंगे आपको। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 कवर करेंगे। जितना भी हमसे इस वीडियो में हो पाएगा हम उसको कवर कर लेंगे, और जो भी रह जाएगा वो हम, अगर रह जाएगा कुछ, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको गिवन है कि हमको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में डिफाइन करना है कि ये है क्या, और इसकी नीड, इसकी ज़रूरत क्यों है, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमें बताना है। और हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है, ये हमको स्टडी करना है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या करता है कि इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल वर्किंग। मतलब देखो, हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, इंडिविजुअल्स उनको हम बोल सकते हैं, इंडिविजुअल्स व्यक्ति, और ग्रुप्स में भी काम होता है, राइट। टीम्स बना दी जाती हैं, ग्रुप्स में काम होता है। तो अब जो भी उनका बिहेवियर है, उन लोगों का जो भी बिहेवियर है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उन लोगों का जो भी बिहेवियर है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम पर ज़रूर पड़ता है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमको स्टडी करना होता है कि हमारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग वर्किंग हैं, वो लोग का बिहेवियर क्या है, राइट। तो इट स्टडीज द मैनर in which people interact with each other। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करता है किस चीज़ की, कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट हो रहे हैं, किस वे में हो रहे हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इस चीज़ को भी स्टडी करता है हमारा ओबी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और साथ में ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि जो भी हमारे बिजनेस के ह्यूमन एलिमेंट्स हैं उनको एफिशिएंटली मैनेज करने में। क्योंकि देखिए, बिहेवियर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अगर बिहेवियर अच्छा है तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम भी अच्छा चलेगा। बिहेवियर अच्छा नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छा काम नहीं चलेगा। तो बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प करता है ताकि बिजनेस के जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं उनको हम एफिशिएंटली मैनेज कर पाएँ। क्योंकि जब हम अपने ह्यूमन एलिमेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं ना, तो हमको पता लगता है कि इसका बिहेवियर है क्या, एक्चुअल में ये कौन सी बात पे किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, और उस तरीके से हम एफिशिएंटली उनको मैनेज कर पाएंगे जब हम ओबी की स्टडी करेंगे, राइट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। तो एम क्या होता है, एट एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ द इंडिविजुअल। हम क्यों कर रहे हैं, हम उनके बिहेवियर की स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर हमें उनके बिहेवियर के बारे में पता होगा, एज अ मैनेजर आपको अपने जो भी आपके अंडर वर्क कर रहे हैं उनके बिहेवियर के बारे में पता होगा, तो आप उनसे बेटर वे में काम करा पाएंगे, राइट। काम जो है करवा पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करवा पाएंगे उनसे। क्योंकि ह्यूमंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वर्कर्स हैं, जिनसे आपको काम करवाना है, राइट। और तो हमें तो बेस्ट चाहिए उनसे, और वो तभी दे पाएंगे जब हमें उनके बारे में पता हो अच्छी तरीके से। और हु कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, राइट। तो ओ बी इन्वॉल्व स्टडी ऑफ द एक्शंस इंडिविजुअल्स
के क्या एक्शंस हैं, क्या उनके एटीट्यूड्स हैं, एंड जो भी एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, ये सब देखना, ये सब की स्टडी करना होता है। तो अब कुछ डेफिनेशंस हैं ओबी की। स्टेफन पी रॉबिन्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक फील्ड है, फील्ड ऑफ स्टडी बोला गया, जो इन्वेस्टिगेट करती है कि इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स या फिर उनका जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है कि उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, कि उनका बिहेवियर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टूवर्ड्स इम्प्रूविंग, अब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी इसीलिए करते हैं ताकि हमें जो है ह्यूमन एलिमेंट्स के बिहेवियर तो पता चले ही, साथ में हम नॉलेज गेन करते हैं उनके बिहेवियर के प्रति, ताकि हम उनकी उनको एक तरीके से कह सकते हैं खुश रख सके, क्योंकि हमें अगर उनके बिहेवियर के बारे में पता होगा तो हम जो है ध्यान देंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रख पाएंगे, क्योंकि जब वही खुश नहीं होंगे तो कैसे काम होगा, राइट। तो बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस उससे हमारी इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे एम्प्लॉयज़ ढंग से काम करेंगे तो इम्प्रूवमेंट तो आएगी ही आएगी, उनके वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। तो जब उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशनल भी इफेक्टिव बनेगा। उसके बाद कीथ डेविस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक स्टडी है एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या? तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बोला गया क्योंकि देखो आप किसी चीज़ की स्टडी करते हो, देन स्टडी करने से आपको नॉलेज मिलती है, और जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हो इन रियल लाइफ सिचुएशन में, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी कुछ ऐसा है। आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करी क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ये वाला, है ना, तो आप इसके बारे में पढ़ोगे, नॉलेज गेन करोगे। देन जब आप एक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे ना एज अ मैनेजर, तो आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे, है ना, उस टाइम पे रियल लाइफ में। अबाउट हाउ पीपल एज इंडिविजुअल, मतलब लोगों के ग्रुप कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम करते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं। तो इट स्ट्राइव टू आइडेंटिफाई वेज, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं उन वेज को जिसमें लोग और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एक्ट कर पाएँ, यानी कि हमारे वर्कर्स अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएँ। क्योंकि अगर हमें अपने वर्कर्स के बिहेवियर के बारे में पता है ना, हमें पता है कि उनसे कैसे काम निकलवाना है, हमें पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, अगर हमने उनको कोई टास्क दिया है तो वो क्या वो पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये हमें पता होता है। कैसे? क्योंकि हम उनके बिहेवियर पर स्टडी करते हैं, कितने टाइम में वो कितना काम कर पाएंगे ये हमें पता होता है। तो जब हमें पता होता है ना, तो हम प्लान्स भी उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जब प्लान्स उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो हमारे गोल्स अचीव हो ही जाते हैं। देन आता है इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्या ज़रूरत और क्या इम्पोर्टेंस है। नंबर 1 कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में, कि कैसे इंडिविजुअल उनके ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कैसे उनका वो इंटरैक्शन अफेक्ट करता है एक दूसरे को तो इस चीज़ में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये समझने में। नंबर 2 वो भी स्टडी करता है और एग्जामिन करता है द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, कि क्या पैटर्न है कम्युनिकेशन का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसके पैटर्न को एग्जामिन करता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करता है स्ट्रक्चर भी एज वेल एज कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 4 इट हेल्प्स द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है इन इफेक्टिवली डीलिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। कि अब देखो आपको अपने वर्कर्स के बिहेवियर के बारे में जब पता है, अगर मान लो उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप जानते हो कि किसको चुप करा सकता हूँ मैं, किसको समझा सकता हूँ और कौन नहीं समझेगा, आपको पता है दोनों के बारे में, राइट। या हो सकता है 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो गई हो सकता है 2 इंडिविजुअल्स के बीच में लड़ाई हो गई हो, कोई कन्फ्लिक्ट तो हो ही जाता है। तो इसके साथ आप इफेक्टिवली डील कर पाओगे जब आप ओबी की स्टडी करोगे। उसके बाद इट प्रोवाइड ग्रेटर इंसाइट्स दी मैनेजमेंट रिगार्डिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ओबी ही है जो आपको एक मैनेजमेंट को जो है इंसाइट प्रोवाइड कराता है इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ बिहेवियर्स के बारे में, राइट। उसके बाद इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड, कि ओबी जो है वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है समझने में
इफेक्टिवली मैनेज करता है वो फियर ऑफ चेंज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। देखो हम जानते हैं क्योंकि हम एक डायनामिक इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, चेंजेस तो आते ही रहते हैं, और बिजनेस टेक्नोलॉजी में चेंजेस आना, क्योंकि हमें नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी है, तो चेंजेस तो आते ही रहते हैं। लेकिन जो हमारे वर्कर्स हैं उनको उस चेंज से डर लगता है। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आएगी, उनको तो नहीं आती ना। तो अब उनको नहीं आती तो फिर वो कैसे, उनको तो डर लगेगा ना कि हमारी जॉब हाथ से ना चली जाए। तो अब मैनेजमेंट को क्या करना होगा इस सिचुएशन में? मैनेजमेंट क्या कर सकता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकता है। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर है, फियर ऑफ चेंज हो गया, इस चीज़ को इफेक्टिवली मैनेज कर पाता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है वो भी। उसके बाद स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो हेल्प करता है फॉर्म्यूलेट करने में। क्या फॉर्मुलेट करने में? बेटर लीडरशिप स्ट्रैटेजीज। क्योंकि हम जानते हैं लीडरशिप तो होती ही है एक, हमने टीम्स बना दी और टीम के लीडर्स बना दिए, टीम लीडर्स जिनको हम बोलते हैं। अब वो लीडर क्या करेगा? लीडर क्या करेगा? जो भी उसके अंडर वर्क कर रहे हैं वर्कर्स, उनके बिहेवियर की स्टडी करेगा, क्योंकि उनसे काम करवाना है ना उसको। तो अब इसमें स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल की स्टडी करना, बिहेवियर की। उसके बाद ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की एग्जामिन करने में द डायनेमिक्स ऑफ रिलेशनशिप विद बोथ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल ग्रुप्स जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, है ना। फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल पर्सनल ग्रुप्स जिनको हम बोलते हैं वो भी होता है। तो इनके रिलेशनशिप में क्या डायनेमिक्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस चीज़ को भी एग्जामिन करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी। ओके, एंड देन हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग। देन कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द परसेप्शन मोटिवेशन, जो कि आपके एक सिंगल चैप्टर्स हैं आपके। परसेप्शन हो गया, मोटिवेशन हो गया, पर्सनालिटी हो गया, वैल्यूज़ हो गया एम्प्लॉयज़ की। तो इन चीज़ों को समझने में भी स्टडी करता है। तो ये वर्ड्स है ना, परसेप्शन, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, वैल्यूज़, इनके आपके पूरे चैप्टर्स हैं एक एक, जो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो अब क्योंकि ये चीज़ें जब आपको एम्प्लॉयज़ के बारे में पता लगती हैं तो क्या होता है, हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं सक्सेस मिलती है। कैसे? क्योंकि अगर आपको मान लो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में अच्छी तरह पता है, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, उनकी वैल्यूज़ पर ध्यान दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो उनका डेवलपमेंट होगा। और जब उनका डेवलपमेंट होगा देन दे विल बी हैप्पी। अगर वो मोटिवेट है, वो खुश हैं, तो वो अच्छे से काम करेंगे, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। जब वो अच्छे से काम करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस तो करेगा ही, राइट, सक्सेस होगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कि एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है ऑन दी कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन्स मैंने आपको बताया सब्जेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं। हम जानते हैं इससे पहले हमने जो है एक एडवर्टाइजिंग वाला सब्जेक्ट किया था, एंड देन प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। तो ऐसे ना, मतलब क्या होता है, एक एक सब्जेक्ट के ना काफ़ी सारे डिसिप्लिन से निकल के बनता है एक सब्जेक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही है, जो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन है इसमें, डिसिप्लिन्स का कंट्रीब्यूशन है इसमें। चलिए पढ़ते हैं क्या है। बोला गया कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज। तो लिया गया है ये। देखो यहाँ पे नंबर 1 हमें क्या गिवन है, साइकोलॉजी। नंबर 1 वाला पॉइंट देखो, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ये हमारा। सोशियोलॉजी ये भी एक सब्जेक्ट है। थर्ड, सोशल साइकोलॉजी ये भी एक अलग से सब्जेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। तो हम जानते हैं ना ये सारे सब्जेक्ट्स नेम है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स से मिलकर इन सब सारे सब्जेक्ट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बना है। तो पहला बोला गया साइकोलॉजी। देखो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर की कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी भी ऐसे ही होता है ना, मनोविज्ञान जिसको हम कहते हैं। तो अब देखो साइकोलॉजी किससे कंसर्न्ड है, स्टडी ऑफ माइंड से, राइट, बिहेवियर से। तो साइकोलॉजी का क्या एम होता है कि हमें इंडिविजुअल या ग्रुप्स का जो है उनको समझना है, उनकी माइंड को समझना है। बाय इस्टेब्लिशिंग जनरल प्रिंसिपल्स एंड बिहेवियर एनालिसिस हम करते हैं, और कुछ प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं। तो बेसिकली इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। तो साइकोलॉजी में क्या होता है, हमें एक पर्सन के बारे में या ग्रुप्स के बारे में जो है उनकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगता है कि उनकी सोचने की क्या क्वालिटीज़ हैं, या कह सकते हैं उनका एटीट्यूड क्या है। तो साइकोलॉजी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फील्ड में। ये ना एनालिसिस करता है बिहेवियर का, इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है जब वो अब काम कर रहे हैं। अब देखो
मान लो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब कोई वर्कर है जो बहुत ही पोलाइटली वे में सबसे बात करता है ना, तो इसका मतलब वो अच्छा है, कह सकते हैं सबसे अच्छे से बात करनी, अपना काम टाइम पे पूरा करना। तो आपको पता चल गया कि ये पर्सन जो है ही इज़ अ गुड पर्सन, राइट। और वहीं दूसरी ओर कोई पर्सन हो सकता है कि एक दूसरे से अकड़ के बात करना, कह सकते हैं जानबूझ के लड़ाई झगड़ा करना। तो इससे पता लग जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी मेंटालिटी क्या है, उसकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट। तो अब इट इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एनवायरनमेंट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। हम जानते हैं कि जब हमें ये साइकोलॉजी है, ये एक तरीके से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है हमारा जो भी वर्क एनवायरनमेंट है और हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी। ऑब्वियसली जब हमें उनके बिहेवियर के बारे में पता लगेगा, हमें उनकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगेगा, तो हमें वर्क एनवायरनमेंट और उनके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के बारे में भी पता लगेगा कि क्या। क्योंकि देखो अगर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो इट मीन्स कि एम्प्लॉयज़ भी अच्छे से काम करेंगे, और जब वो अच्छे से काम करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, राइट। तो ऐसा ही होता है रिलेशनशिप। तो साइकोलॉजी हेल्प करता है वेरियस फैक्टर्स को डिटरमाइन करने में। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को। तो वेरियस डिटर्मिनेंट्स जो है, मतलब काफ़ी सारे ऐसे डिटर्मिनेंट है, फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि प्रभावित करता है। जिसमें हमारा मोटिवेशन भी हो गया, लर्निंग हो गया, एटीट्यूड हो गया, वैल्यू हो गया। अब देखो कोई पर्सन जो है, एम्प्लॉय जो है, वो मोटिवेटेड ही नहीं है, वो डीमोटिवेटेड है। कहने का मतलब है कि हो सकता है उसकी सैलरी कम हो, है ना, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा कि भाई ये वर्क साथ वाला काम कर रहा है मेरे साथ ही, मेरा कलीग है, इसकी सैलरी मुझसे ज़्यादा है, मेरी कम है, तो डीमोटिवेशन आ जाएगा। और या फिर कुछ और हो सकता है, लाइक वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो वो डीमोटिवेट हो सकता है। लर्निंग की बात करें तो देखो कोई बंदा जो है वो बहुत जल्दी काम सीख जाता है और सीख के और ज़्यादा आगे काम सीख लेता है, तो इससे क्या होता है। और कोई बंदा जो है लो है थोड़ा, है ना, स्लो लर्नर है। तो ये सारे काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, राइट। तो ये सब इसमें आता है साइकोलॉजी में। सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी क्या है, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन सोशल लाइफ की, है ना। ह्यूमन का सोशल लाइफ, सोशल का मतलब क्या, सोसाइटी, सोशल। मैन क्या है, मैन बाय नेचर इज़ अ सोशल एनिमल है ना। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो वी आर सोशल एनिमल्स, राइट। तो ही हैज़ द टेंडेंसी टू इंटरैक्ट विद अदर्स, है ना। आप सोसाइटी में रह रहे हो, आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, आप ग्रुप्स बनाते हो ना। आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, आप कहीं पढ़ने जा रहे हो, तो आप ग्रुप्स बनाओगे। तो सोशियोलॉजी क्या है, ह्यूमन सोशल बिहेवियर की स्टडी करना। तो यहाँ से भी वो भी निकला है हमारा। ये क्या है, सोशल लाइफ की स्टडी करना, सोशल चेंज की स्टडी करना, सोशल कोजेज एज वेल एज द क्या कॉन्सिक्वेंसेज है हमारे। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या, कि ह्यूमन बिहेवियर के क्या परिणाम होते हैं। आपका अच्छा बिहेवियर है तो अच्छे परिणाम होंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे। यही आपका बुरा व्यवहार है लोगों के साथ, तो आपसे भी कौन अच्छे से बात करेगा, राइट। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, सारे परिणाम हो गए आपके। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर आइडिया। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करनी है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द नोशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो अगर आपको ओबी की स्टडी करनी है तो आपको सोशियोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि सोशियोलॉजी एक तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी कर पाएंगे। उसके बाद सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे लोग सोचते हैं, हाउ पीपल थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके बिहेवियर्स कैसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे से। तो इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इन्फ्लुएंस बाय अदर पीपल। तो अब देखो दूसरे लोगों ने कुछ ऐसा किया जिससे आपके बिहेवियर को इफेक्ट पड़ा, है ना। सामने वाले ने आपसे लड़ाई करी और आपका बिहेवियर भी चेंज हो गया। सामने वाले ने आपसे बहुत अच्छे से बात करी, आपका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया उसके प्रति, है ना। पहले आप सोच रहे थे कि इसमें तो एटीट्यूड है, फिर वही सामने से बंदा चल के आया और उसने तो बड़े आपसे बहुत अच्छे से पोलाइटली वे में बात करी। आपका तो जो आपने परसेप्शन सोचा था कि हाँ भाई ये तो ऐसा है, एटीट्यूड वाला है, बट वो चेंज हो गया ना। तो अब ये यही है कि कैसे दूसरे लोगों के बिहेवियर की वजह से आपके बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस्ड, आपका बिहेवियर इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी की ही ब्रांच है। इसको हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। तो इससे भी वो भी निकला है। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है
ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स along with their origin and development. तो एंथ्रोपोलॉजी डील करता है विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, एंड कल्चर्स अलोंग विद देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. तो ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करता है, साथ में उनके कल्चर, साथ में उनका ओरिजिन का मतलब कि कहाँ से वो कल्चर आया है ना, उसका ओरिजिन क्या है, उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है. तो इस चीज़ की स्टडी करता है. ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करा है ह्यूमन बींग्स को पास्ट में. देखो कल्चर भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, कल्चर भी इफेक्ट करता है. मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है कुछ ऐसा है जो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं. मान लो कि आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, आपका सब हिंदी चलता है. मान लो कोई साउथ इंडिया से कोई पर्सन आया एज एन एम्प्लॉय, तो उसके लिए आपका वाला कल्चर बिल्कुल एक नया होगा, राइट. आप लोग नॉर्थ इंडिया के बंदे हो सारे और हिंदी बोल रहे हो और आपका कल्चर ही कुछ अलग है, राइट. और वही साउथ इंडिया से कोई बंदा आया और उसके लिए तो वो कल्चर बिल्कुल ही अलग होगा. तो बेसिकली कल्चर भी इन्फ्लुएंस करता है. तो इट ऑल्सो ब्रिंग आउट द प्रेजेंट इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन द एटीट्यूड. अब इससे क्या होगा कि कल्चर एटीट्यूड जो है ह्यूमन बींग्स का, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा कल्चर का. तो एंथ्रोपोलॉजी का एम क्या है कि हमको कल्चर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करना है. और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी ट्राई करता है कल्चर को क्लैरिफाई करने में. जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स वर्क कर रहे हैं उनका जो बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है, कल्चरल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, उस चीज़ को क्लैरिफाई करने में हेल्प करता है. इट स्टडी वैल्यूज सेंटिमेंट्स. ये वैल्यूज़ के बारे में स्टडी करता है, लोगों के सेंटिमेंट्स पर ध्यान देता है, इंटरैक्शंस, ये सब इसमें आ जाएगा. उसके बाद देन आता है हमारा पॉलिटिकल साइंस. तो पॉलिटिकल साइंस भी एक सब्जेक्ट है, आपने सुना होगा. पॉलिटिकल साइंस हेल्प करता है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. तो हम जानते हैं पॉलिटिक्स होती है, राइट. ऑर्गेनाइजेशन में हम सुनते हैं ना पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स. तो अब लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है ये पॉलिटिकल साइंस. ये हेल्प करता है कि कन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का ये मतलब है कि आपका कुछ अलग ओपिनियन है, सामने वाले को कुछ अलग ओपिनियन है, तो दोनों के ओपिनियन में बहुत डिफरेंस है, दोनों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं. पावर सेंटर्स हम जानते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट के पास पावर होती है सारी, राइट. पावर सेंटर. मैनिपुलेशन का मतलब कह सकते हैं मैनिपुलेट करना, हेर फेर करना. ह्यूमन बींग्स एंड ग्रुप्स आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ पावर. ह्यूमन बींग्स ग्रुप्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, पावर की सर्च में होते हैं. वो चाहते हैं सुप्रीमेसी हो, कि हम सबसे ऊपर रहें, हमारे पास पावर हो, जो हम चाहें वो हो, राइट. तो इसीलिए नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़. तो इसीलिए ये हेल्प करता है कि हमें एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, और हु ऑपरेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस है. उसके बाद बात करेंगे नेचर की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि क्या ओबी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नंबर 1 की एक फील्ड ऑफ स्टडी है, राइट. ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया है, क्योंकि एक फील्ड ऑफ स्टडी बोला गया जो किससे एसोसिएटेड है, पीपल, इंडिविजुअल, ग्रुप से, राइट. ये स्टडी करता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं. इसमें आपकी थ्योरी भी आएगा, रिसर्च भी आएगा, और उसको एप्लीकेशन भी आएगा, राइट. कि आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, आपने उस चीज़ की नॉलेज ली और देन आप उसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो उस नॉलेज को. तो इसमें ये इन्वॉल्व होता है. और बोल सकते हैं इट प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन और उसके मैनेजमेंट को प्रिपेयर करता है कि कैसे वो अपने ह्यूमन जो वर्कर्स हैं उनसे कैसे डील करेंगे. नंबर 2, ये लेवल्स ऑफ एनालिसिस की बात करें तो ओबी एनालाइज करता है बिहेवियर 3 लेवल्स पर. नंबर 1 इंडिविजुअल के बिहेवियर, नंबर 2 ग्रुप का बिहेवियर, नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन के खुद का बिहेवियर. नंबर 3 बोला गया ह्यूमन एलिमेंट है. ये ह्यूमन एलिमेंट का मतलब क्या, कि क्योंकि ये बिजनेस की ह्यूमन एलिमेंट से ही डील करता है ना डायरेक्टली. इसमें इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, इन सब के बारे में स्टडी की जाती है, विच में हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि हम जानते हैं कि एम्प्लॉयज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे. गोल ओरिएंटेड बोला गया. ओबी एक गोल ओरिएंटेड डिसिप्लिन है ना, एक गोल है, एक उद्देश्य है. हैविंग ह्यूमन बिहेवियर एट इट्स कोर. तो अब मेन गोल क्या है ओबी का,
इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के बिहेवियर को एनालाइज करना, उनकी इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फोर्स काम कर रही है उसकी एफिशिएंसी को हम बढ़ाना है, इसका ये मेन गोल है, मेन उद्देश्य है। उसके बाद ये एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ही यूज़फुल है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूज़फुल है दोनों के लिए। इसका एम क्या है, वर्क फोर्स की जो भी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना, क्योंकि जब उनकी नीड्स सेटिस्फाई होंगी तभी वो अच्छे से काम करेंगे। देयर बाय क्रिएटिंग अ कॉन्जिनियल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एक अच्छा एक फ्रूटफुल क्लाइमेट हमें बनाना है, एनवायरनमेंट हमें बनाना है। क्योंकि देखो आपका वर्क प्लेस जब अच्छा होता है ना तो आप वहाँ पे लंबे टाइम तक काम करने की सोचते हो, राइट। तो व्हेन डिफरेंट नीड्स, जब आप एम्प्लॉयज़ की अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई करते चले जाते हो ना तो वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं। जब वो हाईली मोटिवेटेड होंगे तो वो बहुत अपनी हाई एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहेंगे, वो छोड़ के नहीं जाएंगे। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड की बात करें तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा डिसिप्लिन्स के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। आर्ट एंड साइंस क्यों बोला गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देखो आप किसी चीज़ की नॉलेज गेन करते हो देन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करी, आपने पढ़ा कि कैसे हम ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें खुश रख सकते हैं। इसको जब आप पढ़ते हो, नॉलेज गेन करोगे तो रियल लाइफ सिचुएशन में जब आप इसको अप्लाई करोगे तो वो आपकी कला होगी, है ना। कोई चीज़ हम सीखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारी कला ही तो बताती है कि हम कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। तो एज अ मैनेजर आप नॉलेज तो सारी ले रहे हो, बट आप जब काम करोगे तब पता लगेगा ना कि आपके अंदर क्या कला है। साथ में साइंस बोला गया क्योंकि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, कह सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज का, जो भी अभी तो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, देन जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में एज अ मैनेजर बनोगे तो आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे अपने, है ना। तो इसीलिए आर्ट है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या स्कोप है या फिर इसके लेवल बोल सकते हैं तो इंडिविजुअल लेवल है पहला, तो ग्रुप लेवल है, एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। इंडिविजुअल लेवल का मतलब क्या कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, राइट। हर ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल मेंबर होते हैं ना, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। देखो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर सारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे तो इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से काम कर रहा है, राइट। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी है। यहीं अगर बात करें अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इससे क्या साबित होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, राइट। तो इसीलिए हर इंडिविजुअल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दीज इंडिविजुअल मेक ग्रुप्स। ये क्या करते हैं, आप कहीं वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, आप ग्रुप तो बनाओगे ना, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, ग्रुप तो बनेगा। और मे एक्ट इन आइसोलेशन, राइट। हो सकता है किसी का ग्रुप हो ही ना, कोई वो अपने अकेले में जीता हो, बट आर इनसेपरेबल। लेकिन चाहे जो भी है, चाहे ग्रुप हो चाहे इंडिविजुअल हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, आप ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं हो, राइट। तो इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालाइज करना होता है हमें ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है और उनका बेस्ट निकालना है हमको, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एम होता है इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करना और ये देखना कि कौन कौन से फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। फैक्टर लाइक पर्सनालिटी हो गया, परसेप्शन, ये सब हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। लर्निंग, मोटिवेशन, ये सारे फैक्टर होते हैं जो एक ह्यूमन बिहेवियर को जो है कह सकते हैं अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। देन अगर हम बात करें तो आगे बोला गया कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, बहुत मुश्किल से आप समझ पाओगे ना किसी का बिहेवियर, तो बहुत डिफ़िकल्ट है एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना कि ये बंदा इस टाइप का है, ये इस टाइप पे ये काम करेगा, राइट। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ग्रुप लेवल की बात करें तो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज मैसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप्स। अब देखो आपका एक ग्रुप बना हुआ है ना, ग्रुप में जो बात चलेगी आप उससे इफेक्ट हो गए, राइट। आपको किसी ने समझाई ये बात एंड आप चार्ज अप हो गए, आपने उसकी बात मान ली। तो देखो बिहेवियर इंडिविजुअल्स का सबसे ज़्यादा ग्रुप्स की वजह से ही इन्फ्लुएंस होता है। उस एम्प्लॉय को पता ही नहीं है क्या चल रहा है, लेकिन ग्रुप का बंदा है और ग्रुप में जब बात चली तो उसको पता लगा हाँ बिल्कुल सही बात है,
तो मासिवली इन्फ्लुएंस्ड होता है इस चीज़ से, मतलब बहुत बड़े लेवल पर बोल सकते हैं। तो पीपल हैव द टेंडेंसी टू बिहेव डिफरेंटली इन ग्रुप्स, यू नो, आप अकेले में कुछ है, ग्रुप में कुछ है, यू नो, अब कंपेयर टू देयर बिहेवियर एज एन इंडिविजुअल। तो एक कह सकते हैं कि आप उनके बिहेवियर को कंपेयर भी कर सकते हो कि वो इंडिविजुअल बंदा वो कैसा है और वो ग्रुप में कैसा है, राइट। तो अब ग्रुप की बात हो रही है तो बिहेवियर इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस होता है ग्रुप के द्वारा, जिसको हम मेसो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी बोलते हैं। अब वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, लाइक कोहेसिवनेस, लीडरशिप हो गया, आपके लीडर ने बोला कि ऐसा है, ऐसा करना है। ग्रुप गोल्स, कि आपके गोल्स हैं क्या, एक्चुअल में आपके ग्रुप गोल्स क्या हैं। नॉर्म्स हैव अ डोमिनेंट इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर, तो एक तरीके से कह सकते हैं इंडिविजुअल पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब मान लो कि कोई ऐसी बात है जिस पे आप पर्सनली एग्री नहीं करते, लेकिन आपका ग्रुप कह रहा है कि वे हैव टू एग्री, तो आपको भी एग्री होना पड़ेगा। तो एक तरीके से डोमिनेंट इम्पैक्ट पड़ता है ना, डोमिनेंट, आप पे ज़बरदस्ती दबाव बनाया जाता है कि यू हैव टू एग्री ऑन इट, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट एनालाइज ग्रुप बिहेवियर, तो अब ऑर्गेनाइजेशन और उसका जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप के बिहेवियर को एनालाइज करता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। अब हमको तो कन्फ्लिक्ट, जो भी वाद विवाद उत्पन्न हो रहा है उसको कम करना है ना, तो इसीलिए हम स्टडी करेंगे ग्रुप की, ताकि क्योंकि ग्रुप्स, अगर ग्रुप्स का बिहेवियर हमने स्टडी कर लिया, हमने पहचान लिया ये ग्रुप चाहता क्या है और इसके सेटिस्फाई कर दी नीड्स, तो वो खुश, ग्रुप खुश तो इंडिविजुअल्स खुश, राइट। और इंडिविजुअल्स खुश तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उनका मोरल इंक्रीज हो जाएगा, वो अच्छे से काम करेंगे। तो ये सब है इसमें। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करें तो अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी करता है एज अ होल इज, अगर हम होल की बात करें, पूरे की बात करें, तो उसको हम मैक्रो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोलते हैं। वेरियस फैक्टर्स क्या हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट हो गया आपका, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, कल्चर, इफेक्टिवनेस, ये सब जो है इन्फ्लुएंस करती है ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बिहेव करता है। तो अब इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टुगेदर फॉर्म द वेरी बेसिस ऑफ द बिहेवियर, तो इंडिविजुअल और ग्रुप्स जो है वो एक साथ बिहेवियर बोल सकते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है, राइट। तो नॉलेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इन दोनों को की नॉलेज होना। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है इस लेवल पर, तो आपको एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल, हम जानते हैं इंडिविजुअल्स तो होते हैं ना, व्यक्ति बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनका अलग अलग कल्चर होगा, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग होगा, उनके कस्टम, उनके रीति रिवाज, उनका इंटेलेक्ट यानी कि उनकी इंटेलिजेंसी आप बोल सकते हो, ये अलग होगी। पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना, तो इसीलिए जो भी आपके वर्कर्स, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ना, सब अलग अलग जगह से आए हैं, सबके कल्चर्स अलग हो सकते हैं, सबके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स अलग हो सकते हैं, उनकी कस्टम, उनके रीति रिवाज सब अलग हो सकता है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हमको सबके बारे में स्टडी करना होगा। जब आप सबके बारे में स्टडी करोगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, टेक्नोलॉजी, कन्फ्लिक्ट, ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट बोला गया, इनको भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पहलू हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एनालाइज करने में हेल्प करता है मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।